हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज तीसरा सेट है जो आपके सारे एग्ज़ामों के लिए, खासकर बीपीएससी, बीएसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे टीचर का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का, सारे एग्ज़ामों के जीएस पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक साइड में मिलाने वाला है, मतलब क्वेश्चन है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है झारखंड, चौथा है हरियाणा। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनको इनकी स्थापना के अनुसार सही क्रम में सजाना है। हम लोग जानते हैं गोवा की स्थापना राज्य बना था 1987 में, तेलंगाना 2014 में, हरियाणा 1966 में और झारखंड सन 2000 में। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कौन आता है? हरियाणा के सबसे पहले स्थापना हुई थी। 1 नंबर में हरियाणा, 2 नंबर में गोवा, 3 नंबर में झारखंड, 4 नंबर में तेलंगाना। अब क्रम देखते हैं। क्रम हो गया 4, 1, 3 और 2। अब ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम कुछ राज्यों के नए राज्य बनने के स्थापना गठन वर्ष के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये तीनों स्टेट एक ही दिन बने थे। कौन कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर सिक्किम बना था 16 मई 1975 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे स्टेट थे जो सेम डे का गठन हुआ था, इनका स्थापना। फिर हुआ गोवा राज्य बना था 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और लास्ट में अभी बना है 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना। ये हुए राज्य और उनके गठन का वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। हम लोग देखते हैं मैप के अनुसार। ये जो पार्ट है ये हमारे पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल, यहाँ असम
त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे मिलती है। एक मैप के अनुसार देखते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश है, ये हमारा वेस्ट बंगाल, जो ये है मेघालय, ये असम यहाँ मिलता है, और यहाँ भी बांग्लादेश से मिलता है। ये त्रिपुरा से सीमा मिलती है और मिजोरम से मिलती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है मेघालय दिया है, ये सही है। त्रिपुरा से मिलती है, सही है। मिजोरम से मिलती है, ये भी सही है। इस मणिपुर से नहीं मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ये सूची 1 में वर्ष दिया हुआ है, सूची 2 में घटना दिया है। 1775 से लेकर 1775, 1780, 1824 और 1838। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 से लेकर 1784 तक द्वितीय मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था, और आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने हैदर अली को पराजित किया था पोर्टोनुवो में। 1824 से लेकर 1826 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल थे, जिसमें बर्मा की सेना ब्रिटिश सेना से पराजित हुई थी, और 1826 ईस्वी में यानडूब की संधि हुई थी। 1838 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इस समय लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे। तो अब देखते हैं एक का 3 किसमें? ऑप्शन सी में है। इसका आंसर सही होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं सी का। ए में, ऑप्शन ए में ए का 1 है, ये गलत हो जाएगा। बी का 4 है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, बोधगया क्वेश्चन है। हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? ऑप्शन कथन 1 है न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2 है सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा है सरकार द्वारा भंडारण करना, चौथा है उपभोक्ता सहायिकिया में सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2, 3। ऑप्शन बी में है 1, 3, 4। ऑप्शन सी में है 2 और 3। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 एंड 4। चलिए इसका उत्तर दीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से जानते हैं हम लोग, ये सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे ये न्यूनतम मूल्य होता है। इसके ऊपर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीद करती है, मूल्य इसके नीचे नहीं जा सकती है। जिस साल कीमत उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें प्रभावित होती हैं, लेकिन सरकार उसकी खरीद कर लेती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो बाजार कीमत को प्रभावित करता है। सरकार द्वारा व्यापार करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उत्पादन बढ़ता है तो मांग कीमत कम होती है,
और मांग कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ती हैं। सरकार अगर व्यापार करती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य प्रभावित होता है। सरकार द्वारा भंडारण करना, और सरकार किसी खाद्यान्न वस्तु को भंडारित करती है, जब ज़रूरत पड़ता है तो या कीमत बढ़ती है उस समय उसको मार्केट में उतार देती है, जिससे मूल्य स्थिर होकर किया जाता है। चौथा है सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को। सब्सिडी के माध्यम से भी सरकार मूल्यों को प्रभावित करती है। इसलिए इस क्वेश्चन में चारों कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? क्या है सही है? ऑप्शन ए में दिया है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में राज्यों और देश के लिए, केंद्र के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। सभी के लिए एकल नागरिकता, चाहे वो अगर कोई नागरिक अपने देश की दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता भारत में ख़त्म हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। कथन एक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी, मतलब हमेशा बहने वाली, कभी पानी सूखने वाला नहीं, हमेशा उसमें उस नदियों में पानी रहता है। कारण कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हम लोग जानते हैं जो भी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, ये सारे जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनमें सालों भर पानियाँ बहती रहती है, वो कभी सूखती नहीं है। लेकिन इसका कारण हिमनद से बहने के कारण होता है, न कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा के कारण होता है। हाँ, ये सही है कि हिमालय क्षेत्र में जो वर्षा होता है, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो कारण है आर की व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, कब किया गया? ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1813 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी में। 1793 ईस्वी के चार्टर में कंपनी के एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 1803 में कोई चार्टर अधिनियम एक्ट नहीं आया था। 1833 में कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। प्रशासनिक इकाई
यूनियन बना दिया गया। इस समय चाय के व्यापार से भी उनका एकाधिकार खत्म कर दिया गया। लेकिन 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक साइड में सूची 1 में फल दिया है, दूसरी सूची में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिया है। चलिए इसका लगाइए। ए आम, बी में लीची दिया है, सी में नारियल और डी में सेब। इधर आम जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं, मिलाते हैं। सबसे अधिक आम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लीची बिहार में, नारियल केरल में और सेब जम्मू कश्मीर। मतलब एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए में अब देखते हैं, दो ऑप्शन में ए का 4 दिया हुआ है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन बी में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बी का 3 सही है, सी का 2 और 2 ये भी है। इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा एक सही है? क्या है? सही है। ऑप्शन ए कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। 1928 का ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जारी किया गया था। ये मोतीलाल नेहरू उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाया गया था पहली बार। उसमें मौलिक अधिकार के बारे में प्रथम बार बात की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मौलिक अधिकार के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा गया था। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था जिसमें मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ भी नहीं था। क्रिप्स मिशन 1942 जो कि संवैधानिक सुधारों से संबंधित था, उसमें भी मूल अधिकार के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। सिर्फ इस ऑप्शन में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में पहाड़ियाँ दिया हुआ है, दूसरे साइड में राज्य दिया हुआ है। मतलब ये निम्न पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं
और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, ये सही है। मांडो पहाड़ियाँ ये गलत, ये गुजरात में है। तो ऑप्शन बी ये गलत है। नालामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सही है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा मांडो पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। चलिए मैं देखते हैं कुछ मैप के थ्रू पहाड़ियों के बारे में। देखिए ये जो जगह है, ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है मांडो पहाड़ी है, गुजरात में है। ये सेवराय पहाड़ी है जो तमिलनाडु में है। ये नालामलाई ये आंध्र प्रदेश। ये गड़जात हिल्स ये है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके के निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार थी? उस समय देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में है कंजर्वेटिव पार्टी, बी में लेबर पार्टी, सी में लिबरल पार्टी और डी में सोशलिस्ट पार्टी। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय क्लीमेंट आर एटली यूके के प्रधानमंत्री थे। ये लेबर पार्टी के नेता थे। ये प्रधानमंत्री 1945 से लेकर 51 तक थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा लेबर पार्टी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में जब कर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट, क्या शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू की गई थी? बताइए। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी है जर्मनी। इसको सॉल्व कीजिए लो। शून्य आधारित बजट क्या कह रहा है? शून्य आधारित बजट ये बजट का एक तरीका है जिसमें जो व्यय किया जाता है, खर्चों को सही साबित किया जाता है। इसका आधार वर्ष इस बजट में जो हम बजट बनाते हैं उसका आधार वर्ष पिछले साल के बजट को नहीं लेते हैं, लेखा को। जिस बजट का बनाते हैं जिस अवधि के लिए, उसका शून्य कर देते हैं। ये सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में जिमी कार्टर ने लागू किया था। 1973 में कार्टर ने अमेरिका में, यूएसए में, जॉर्जिया राज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया।
इसका प्रतिपादन फ्रायर ने किया था, पीटर फ्रायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। कथन दो है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। हम जानते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 87(1) के अनुसार में कहा गया है कि प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सम्मिलित सम्मेलन में अभिभाषण करेगा और उनके आह्वान के कारणों की व्याख्या करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? 87(1). इसलिए इस क्वेश्चन में दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत है निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है? पहला है स्तनधारी जीव, दूसरा है हिमयुग, सी है ब्रह्मांड और डी है महासागर। बताइए लो। जो बिग बैंग थ्योरी है ये आकाशगंगा, पृथ्वी, तारे, ब्रह्मांड से संबंधित उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है, जिसे जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। बताइए लो इसका आंसर। 12 अगस्त 1946 को जो वायसराय थे लॉर्ड बेवेल ने सरकार गठन के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सरकार का गठन किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में
नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? कथन एक है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। ये कथन सही है। कथन बी दो है, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। यह भी कथन सही है। कथन 3 है, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। यह भी कथन सही है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया। कथन 4 है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की। यह भी कथन सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में सारे कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 3 और 2 सत्य हैं। ऑप्शन बी में है 3 सत्य है, केवल 3 सत्य है। ऑप्शन सी है सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी है 1 और 3 सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? पहला ए ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति और डी है याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटीशंस। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से एलएस प्लस 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये केवल लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। याचिका समिति, इसमें 25 सदस्य होते हैं, कितना 25, 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा। इनका इस याचिका समिति का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इन तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देखते हैं यहाँ पर प्राक्कलन समिति में सबसे अधिक सदस्य 30 हैं, इसलिए सबसे बड़ी समिति संसदीय समिति प्राक्कलन समिति होगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है कोपरनिकस, सी है टॉलमी और डी है स्ट्रेबो। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में पहली बार
कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। उसके बाद टॉलमी और स्ट्रैबो ने, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें से अभी भी भारत को विभाजन मुक्त, किसको? भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है किस कमीशन से है या किस कमेटी से है? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है गांधी इरविन पैक्ट से, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 1947 में इसका गठन हुआ था, भारत आया। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के संवैधानिक मूल्यांकन के लिए आया हुआ था कि भारत ने कितना प्रोग्रेस किया है इस एक्ट के थ्रू। गांधी इरविन पैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भागीदारी के लिए गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ था या बात हुई थी। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन 1940 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया था। इसमें एक संघ की बात हुई थी जो कि ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर बनता। इसमें विभाजन मुक्त बात की गई थी, विभाजन की कोई बात नहीं कही गई थी, विभाजन मुक्त। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा अग्रणी बैंक योजना, तीसरा नाबार्ड, चौथा भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने की सही ऐतिहासिक क्रम है। ऑप्शन ए। अब देखते हैं पहले हम लोग कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अग्रणी बैंक योजना 1969 में आया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में और भारतीय स्टेट बैंक 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका क्रम लगाते हैं हम लोग, सही क्रम। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन देखते हैं 4, फिर अग्रणी बैंक योजना 2 नंबर, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1 नंबर, इसके बाद आता है 3 नंबर नाबार्ड। अब देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 4 3 1 2 नहीं, गलत है। ऑप्शन बी में 4 2 1 3 ये सही है, और सी और डी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो देखें, खुद देखें, परिवार वालों को दिखाएं, दोस्तों को भी दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।